क्या अपराधी का सच उगलवाने का कोई ऐसा तरीका है जो बिना किसी हिंसा के हो? क्या इंसान की मस्तिष्क और उसकी गहराई में छिपे राजों को कोई उगलवा सकता है? या बिना कुछ ऐसी मशीन बन गई है? या बिना हम मशीन की ऐसी चीज़ें क्या जान सकते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में, जो अपराध जगत में सच्चाई तक पहुंचने का एक अनोखा और वैज्ञानिक तरीका है। नार्को टेस्ट का इस्तेमाल केवल दवा देकर सच उगलवाना ही नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिक और कानूनी और नैतिक कई पहलू छुपे हुए हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रग लाइव में। आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सुना होगा कि नार्को टेस्ट होता क्या है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 6 से 7 मिनट की वीडियो में हम इसके डीप में चलते हैं। तो देखिए, नार्को टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है, पर्पज ऑफ नार्को टेस्ट। तो चलिए, नार्को टेस्ट का मुख्य उद्देश्य जटिल अपराधों को सुलझाना, जहां परंपरागत तरीकों से जांचकर्ताओं को सफलता नहीं मिल पाती। हिंदी में समझिए, कभी कभी पुलिस अधिकारी मुजरिम से ढेर सारे तरीके लगवा लेते हैं, जिसमें 3rd डिग्री होता है, मेंटल हरासमेंट होता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं बताते हैं। और अधिकारियों को सच्चाई जानना बेहद जरूरी होता है, तब काम आता है नार्को टेस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, नार्को टेस्ट किस वजह में यूज होता है। उदाहरण के लिए, बड़े अधिकारी के मामले में जैसे हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, लापता लोगों के बारे में भी इस्तेमाल किया जाता है। संदिग्ध में छुपे हुए तथ्यों को जानकारी के लिए हम करते हैं इसका इस्तेमाल। तो नार्को टेस्ट का उपयोग कहाँ और कैसे हुआ है, तो चलिए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जो महत्वपूर्ण मामले आज तक आपने सुने भी होंगे, आतंकवादी के मामले, जैसे 26/11 का मुंबई का हमला हुआ था, तो इसमें भी कुख्यात अपराधियों के साथ नार्को टेस्ट किया गया था। भ्रष्टाचार के घोटालों की जांच करने के लिए, उदाहरण के लिए जैसे अब्बू सलेम जैसे बड़े अपराधियों के ऊपर भी नार्को टेस्ट का उपयोग किया गया था। आरुषि हत्याकांड में भी जो हुआ था, उसमें भी जो इसके मुजरिम पाए गए थे, उनके ऊपर भी नार्को टेस्ट किया गया था। अब बात आती है कि नार्को टेस्ट की प्रतिक्रिया कैसे की जाती है, यानी इसको भाई जानना चाहिए हमें, ये इसीलिए तो हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को बेहद सावधानी तरीके से किया जाता है। पहले व्यक्ति के स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाती है, ताकि दवा का कोई दुष्प्रभाव न हो। फिर इस जानकारी को वातावरण में जो एक आपके केमिकल इंडस्ट्री में पाया जाता है, सोडियम पेंथोल, इसका इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे ट्रुथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है। यह दवा उसे एक नींद जैसी विशेष स्थिति में ले आता है, जिसे जांचकर्ता सीधे सवाल पूछते हैं और व्यक्ति सच बोलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बेहद एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम के द्वारा इस जांच को किया जाता है। चिकित्सक की निगरानी बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट के दौरान डॉक्टर और एनेस्थीसिया की पूरी टीम वहाँ मौजूद होती है, ताकि इसका कोई दुष्प्रभाव जो मुजरिम है उस पर ना पड़े। क्योंकि इसकी मात्रा अगर हम कम देते हैं तो मरीज पूरी तरीके से सचेत रहेगा, और अगर इसकी मात्रा अधिक देते हैं तो व्यक्ति के लिए खतरनाक हो जाता है। इसलिए पूरी टीम का रहना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, नार्को टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसकी सटीकता के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति हमेशा सही बोले। दवा के प्रभाव व्यक्ति का भ्रम या कल्पनाओं के आधारित पर भी वह बात आपसे कर सकता है। आदमी होश में भी नहीं रहता है। कोई फिल्मी कहानी भी आपको सुना सकता है, जैसे कि मैं यहाँ गया था, अगर किसी ने पूछा आपने बम कहाँ रखा, उसने कहा बम मैंने ब्रिज के नीचे रखा, लेकिन ब्रिज का सीन उसके पास कभी था ही नहीं, वो ब्रिज के पास कभी गया ही नहीं था। किसी फिल्म के सीन को उठा के उसने बीच में ऐड कर दिया। इसलिए जोखिम काफ़ी होता है। लेकिन दवा का अगर सही से असर पड़ता है मुजरिम के ऊपर, तो वो काफ़ी हद तक सच्चाई बयां कर देता है। कभी कभी व्यक्ति का शारीरिक मानसिक असंतुलन भी इस दवा से बिगड़ जाता है। नार्को टेस्ट के ऊपर देखिए कुछ कानूनी पहलू भी हैं। नार्को टेस्ट के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम भी बनाए हैं और कुछ सुझाव भी दिए हैं कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में सेल्बी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में एक फैसला दिया कि नार्को टेस्ट तभी किया जा सकता है जब संदिग्ध की स्वैच्छिक इच्छा को, यानी अगर मुजरिम कह रहा है हाँ हमसे आप चाहे जैसे भी सच्चाई उगलवा लीजिए, तब नार्को टेस्ट का उपयोग किया जाता है। बिना सहमति से मानवाधिकार संघ का उल्लंघन माना जाता है। नार्को टेस्ट की जानकारी प्राप्त करने के लिए सीधे कोर्ट या प्रमाण, इसको एविडेंस के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ठीक है भैया हमने नार्को टेस्ट में ये चीज़ जाना, अब तुम्हारे ऊपर दूसरा केस बनता है। ये बिल्कुल गलत होता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे डिनाई किया है। अब इसके ऊपर केवल जांच की दिशा में ले जाने की प्रक्रिया को आप कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए नार्को टेस्ट के दौरान अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध बातें बोल देता है, जैसे वो 1-2 दिन पहले कोई
मूवी देखा और जैसे मैंने पहले भी बताया कोई सीन उसके दिमाग में याद आया, जिस सीन को उसने काफ़ी दोहरा दिया कि बम कहाँ है, बम कहाँ है, उसने बीच में बोल दिया, हालांकि उसका बम से कोई लेना देना नहीं है। तो यह इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि वो बातें उसने खुद कही हैं या उसके विचारों से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए इसका कोई एविडेंस मतलब संवैधानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान टेस्ट के दौरान कुछ भी कह सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। नार्को टेस्ट जो होता है जैसे अन्य तकनीक जो होती है, नार्को टेस्ट के अलावा जांच की मदद के लिए अन्य वैज्ञानिक तरीके भी अपनाए गए हैं। जैसे कभी होता है पॉलीग्राफ टेस्ट का आपने नाम सुना होगा या टीवी में अक्सर देखा होगा। यह व्यक्ति के झूठ बोलने पर आधारित शारीरिक प्रतिक्रियाओं से दिल की धड़कन, पसीना, ब्लड प्रेशर, अन्य का विश्लेषण करके रिपोर्ट को देता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए नार्को टेस्ट के दौरान जो मुजरिम है वो कहता है कि मेरी आवाज़ ही चली गई है, मैं नहीं बोल सकता, तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, जो कि आदमी बोल नहीं सकता, नाटक करते हैं, अक्सर लोग नाटक करते हैं, तो इसके लिए उनके ऊपर ब्रेन मैपिंग का टेस्ट किया जाता है। मुजरिम बोल नहीं सकता, आवाज़ नहीं निकल रही या किसी घटनावश उसकी आवाज़ ही गायब हो गई है, तब ब्रेन मैपिंग का टेस्ट किया जाता है। कुछ ये पॉलीग्राफ टेस्ट के जैसा ही होता है, जिसमें मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? यदि कोई मस्तिष्क में जानकारी सुनता है तो मस्तिष्क की प्रतिक्रिया सच्चाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। नहीं समझना, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। मतलब कि अगर दिमाग में कोई सुनी सुनाई चीज़ आपके दिमाग में अगर जा रही है तो माइंड के न्यूरॉन्स हरकत कम करते हैं, और जब उस जानकारी को आप तोड़ने लगते हैं, अपनी जानकारी उसमें ऐड करने लगते हैं, मॉडिफाई करने लगते हैं ब्रेन में, तो ब्रेन मैपिंग का काम करता है। इसी चीज़ को मैपिंग टेस्ट अपना पकड़ लेता है। तो देखिए नार्को टेस्ट भी कई बार विवादास्पद भूमिका में रहा है, इसके कई कंट्रोवर्सीज भी हुए हैं। तो क्या उनकी इच्छा के विरुद्ध आप सच्चाई को मजबूर करवा सकते हैं? ऐसा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी दिया, जिसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने कई दलील भी बनाया है। इसके सटीकता पर हमेशा सवाल खड़े हुए हैं। यह 100% सही नहीं होता है तो उसका यूज़ क्यों होता है? कभी कभी भ्रम की स्थिति से और भी चीज़ें उजागर हो जाती हैं जो कि सच्चाई को दूसरी दिशा में मोड़ देती हैं। तो नैतिकता पर भी इसके सवाल आखिर खड़े कई बार किए गए हैं। हाँ, लेकिन फ्यूचर में एआई की मदद से नार्को टेस्ट को जो है कई अच्छे परिणाम की तरफ ले जाया जा सकता है, क्योंकि भविष्य में सोडियम पेंथेथोल की जगह कोई और केमिकल ले सकता है और इस पर रिसर्च चल रहा है। दोस्तों, नार्को टेस्ट पे आपकी क्या राय है? क्या न्यायिक प्रक्रिया का इसमें हिस्सा होना चाहिए? तो आप कमेंट जरूर करें, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।